हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको बायोलॉजी के अंतर्गत पांचवा लेक्चर दिया जा रहा है। बायो का पांचवा लेक्चर। यह सभी लेक्चर जो है दृष्टि आईएएस क्विक बुक से आपको दिए जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि दृष्टि आईएएस की साइंस की बुक ले लीजिए, वहाँ पर बायो के सेक्शन को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए और घटना चक्र ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा जो है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे आप लोग कर दिया करिए। पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे, मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में देखेंगे, मतलब आपके शरीर के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र में दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, दो भागों में बांटा जाता है इसको, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ। हम लोग कुछ खाते हैं सब कुछ पच जाता है, ऐसा कैसे होता है वही सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ दो भागों में बांटा जाता है। आहार नाल में 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यह एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख से गुदा एनस तक फैली हुई होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है जो निम्नलिखित भागों में बटी रहती है: मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, आंत। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, आंत। आंत दो होती हैं, छोटी और बड़ी आंत। सबको देखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुख गुहा जो होती है ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, आपका मुंह। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, यानी मुख गुहा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएँ, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती हैं, है ना। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा तीखा वाला जाकर खाते हैं, क्या पानी के बतासे, है ना, गोलगप्पे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि मम्प्स या गलसुआ यह पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। ठीक है, सलाइवा की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जिसमें पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलने वाली यह बीमारी है मम्प्स गलसुआ। ठीक है, गाल फूल जाता है इसी में। ओके, तो आगे मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन माउथ कैविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जहाँ भोजन को सलाइवा, लार बोलते हैं, लार की सहायता से मथा जाता है। आप खाना खाते हैं तो पहले मथते हैं उसको, है ना। कैसे मथते हैं? पहले दांत के द्वारा कट करते हैं उसको, दांत के बारे में भी अभी देखेंगे, है ना। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मतलब आपके मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सभी लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं जिसमें 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। याद रखिएगा, 99% जल, 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम अभी कभी याद कर लीजिए, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन एंड लाइसोजाइम, टाइलिन एंड लाइसोजाइम अभी कभी याद कर लीजिए। ठीक है, मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकराइड माल्टोज में तोड़ देता है। तो भोजन के स्टार्च को डाइसैकराइड माल्टोज में तोड़ देता है, तो पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही। ठीक है, मुंह से, मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो चुका है। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है लार में जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकराइड माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेटाइन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीव और जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हो, जीवाणु हो, लेकिन विषाणु नहीं, वायरस को नहीं करते। वायरस तो जैसे कोरोना को नष्ट कर दे तब तो काम ही हो जाए, है ना। तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेटाइन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भोजन में उपस्थित 30% मंड यानी स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो चुका है। 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। हमने क्या देखा? हमने देखा मनुष्य के पाचन तंत्र में एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा पानी पी लें।
हमने क्या देखा कि पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो भागों में बांटा जाता है, आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल में हमने बताया कि यह 30 फीट लंबी होती है। मुख्य गुहा इसमें आता है ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत। आंत दो होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख्य गुहा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की हम बात कर रहे हैं। तो मुख्य गुहा में हमने बताया कि इसके अंतर्गत जीभ और दांत आते हैं, है ना। और इसमें जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि मीठा है, मिठाई खाएं, खट्टा है, आम खाएं, नमकीन व कड़वे का स्वाद अनुभव करवाते हैं। और ये गलसुआ जो बीमारी होती है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है, ठीक है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। सलाइवा की सबसे बड़ी ग्रंथि यह होती है। मुख्य गुहा में पाचन की बात करें तो यहीं से मुख्य गुहा में पाचन हो जाता है। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जो लार होता है उसमें सलाइवा जो है उसमें 99% जल और 1% एंजाइम होता है। 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। हमारे मुंह में ही मेढक और व्हेल मछली में ये सब एंजाइम, ये ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन एंजाइम लार में उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकराइड माल्टोज में तोड़ देता है। तोड़ देता है मतलब काटता नहीं, तोड़ देता है उसको, है ना। लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेटाइन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है, बड़े नहीं कि सीधे सीधे बड़ी वाली मछली मुंह में डाल ली, है ना। अगर कोई वेजिटेरियन नहीं है तो आए हुए सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख्य गुहा में ही हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन मुंह से ही शुरू होता है। अब हम आपके दांतों की बात करते हैं जो बचपन में आप लोगों ने बहुत काटा है ना। तो मनुष्य विषम दंती होता है, हिट्रोडोंट होता है, अर्थात मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को काटना होता है। भोजन को काटना होता है ना, ऐसे काटते हैं आप भोजन को, तो वो होता है इंसिसर और इंसिसर। रदनक जो कैनाइन नुकीले दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है, इधर साइड वाले जो नुकीले वाले हैं, है ना। और उसके बाद अग्र चवर्णक होते हैं तथा चवर्णक को गाल दंत कहा जाता है जिनका कार्य भोजन को पीसना होता है। भोजन की पिसाई हो जाती है, उसके बाद आप लोग धीरे से नीचे कर देते हैं, ठीक है। तीसरे चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं जिन्हें बुद्धि दंत विष्टम तीथ कहते हैं। ये सबसे अंत में निकलते हैं। अधिक लोगों में 4 अक्ल दांत होते हैं। मनुष्य में रदनक व बुद्धि दंत अवशेषी संरचनाएं हैं, ठीक है। दंतवल्क या इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। दांत की ऊपरी परत दंतवल्क का इनेमल होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, जो ऊपर वाला होता है जिसमें लाइट रहती है। कुछ लोग जो होते हैं दांत को जाते हैं साफ करवाते हैं तो वो थोड़ा अलग हो जाता है सिस्टम, वो कमज़ोर हो जाता है उनका दांत। दंतवल्क या इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, तो इसलिए पान, गुटखा, कमला पसंद ये सब मत खाया करिए आप लोग, है ना, नहीं तो दांत खराब हो जाएगा और समस्याएं हो जाएंगी। फिर जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, नकली दांत लगाएंगे, नकली दांत लगा के खाना खाएंगे, सिर्फ लिक्विड पिएंगे। तो दंतवल्क या इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, याद रखिएगा। इनेमल लगभग 98% 98% कैल्शियम लवण होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। मजबूती कौन प्रदान करता है? फ्लोरीन, ठीक है। कैल्शियम लवण का बना होता है इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रखिए ये सब चीज़ें। तो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। सबसे आगे वाले काटना, चीरना, फाड़ना, पीसना आप जान चुके हैं। बुद्धि दांत सबसे बाद में आते हैं, कुछ लोगों के आ गए होंगे, आप लोगों के बहुत दर्द भी हुआ होगा। दंतवल्क या इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है। इनेमल जो लगभग 98% कैल्शियम लवण, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ओके, तो ये तो
वैसे बायोलॉजी पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए बायो पढ़ने में, क्योंकि आपके शरीर से संबंधित है एकदम। आपको इमेजिन करिए, हाँ ये वाला दांत, इधर वाला दांत, ये हो रहा है, जीभ में कुछ खाते हैं, लार बनती है, उसमें क्या पाया जाता है, हमने बताया टाइलिन और लाइसोजाइम, ये सब पाए जाते हैं। जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और बताएंगे लोगों को कि हाँ देखो ऐसे होता है, ये है, वो है, फलाना धमाका, सब करेंगे, है ना। ग्रसनी एक होती है, ग्रसनी फेरिनेक्स बोलते हैं, फेरिनेक्स मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है। और उसके बाद ग्रास नली होती है, ये लंबी वाली नली, ये ग्रास नली है, देखिए लंबी वाली, ये ओइसोफेगस, इसी को ग्रास नली कहते हैं। इसमें पाचन नहीं होता है, बस इसमें जो है कि भोजन ऊपर से नीचे सरक कर आता है ना। कभी कभी खाना खाते खाते अटक जाता है आपका भोजन, गले में अटक गया, तुरंत पानी लाओ पानी लाओ, पानी पीते हैं, फिर उसके बाद नीचे चला आता है ना। ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम करीब आ चुका है और हल्ला बोल के साथ पढ़ाई करिए एकदम, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हल्ला बोल, दिल्ली सफारी मूवी एक थी, उसको ज़रूर देखिएगा। वो मतलब कार्टून था पूरा, और मतलब एनिमेशन था वो। अपने घर पे आपके बच्चे भी हों उनको भी दिखाइए वो पिक्चर। उसमें थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बताया गया है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने उसमें आवाज़ दी है। बहुत पहले आई थी, 2011, 12, 13 में, ऐसे कुछ में आई थी। आप यहाँ पर ग्रास नली के ओइसोफेगस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। यह एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है, अमाशय स्टमक में खुलती है। इसमें इसके क्रमाकुंचन पेरिस्टालिसिस क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो क्रमाकुंचन याद रखिएगा, यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। हमने मुख गुहा में बताया कि वहाँ पर पाचन होता है। दांतों के बारे में बता दिया, ठीक है, जो आपके बड़े बड़े दांत हैं उनके बारे में हमने बता दिया। स्टमक की बात करते हैं, अमाशय की बात करते हैं। अमाशय यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी है, अग्रभाग, मध्य भाग और इधर भाग। तो यहाँ पर देखिए अमाशय, ये देखिए लिखा हुआ है, ये है अमाशय, है ना, 3 भागों में बटा हुआ। और यहाँ पर कई लोग हैं अपना अपना काम करते रहते हैं, कई लोग लगे हुए हैं, जैसे पित्तरस निकलता है छोटी आंत में, ये सब चीज़ें हम अभी बताएंगे। आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल बताएंगे। लेक्चर छोटे बना रहे हैं, समस्या क्या है, इंटरनेट की समस्या है। हम हैं अपने गाँव में और गाँव में इंटरनेट इतना सही मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही। नहीं तो हम तो चाह रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में पूरा बायो ही ख़त्म कर दें एक ही साथ, 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी हो, अब तक कंप्लीट हो गया होता। लेकिन क्या करें, मई महीने में एकदम तैयार रहिएगा। अभी जितना ख़त्म हो रहा है एकदम देखते रहिए और बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन संभव नहीं है। रिवीजन करिए, बार बार रिवाइज करने से खुद का दिमाग भी बढ़ता है। जब बार बार रिवीजन करते हैं, सोचते हैं, तो दिमाग भी बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। तो रिवीजन किया करिए, चीज़ें याद हो जाती हैं, याद रहती हैं। जब चीज़ें छोटे छोटे फैक्ट याद रहते हैं तो क्या होता है कि आप आसानी के साथ छोटे फैक्ट के आधार पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब अमाशय की बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं। तो 3 भागों में अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ये सीएल वगैरह, अभी उसको देखते हैं। अब अमाशय में, स्टमक में पाचन कैसे होता है, एक बारे में देखा जाए। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है अमाशय। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं, जठर रस निकालती हैं, ठीक है। जठर रस, जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, है ना। जो अत्यधिक अम्लीय होता है, अम्लीय मतलब जिसका पीएच वैल्यू 1.8 होता है, जठर रस के अंतर्गत एंजाइम्स यथा पेप्सिन, रेनिन, HCl, म्यूकस, याद रखिएगा पेप्सिन अंतर्गत पाचक एंजाइम है जठर रस के अंतर्गत, ठीक है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जहाँ से ये पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। पेप्सिन, रेनिन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन के पाचन में, फिर यहाँ रेनिन है, फिर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है, फिर यहाँ पर म्यूकस है। और HCl का pH मान 1.8 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यह एवं प्रोटीन को सरल अणुओं, पहले प्रोटीओज फिर पेंटोज में तोड़ देता है। पेप्सिन का श्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ये सब छोड़िए, पेप्सिन याद रखिए, पेप्सिनोजेन, HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन को तोड़ देता है ना। तो प्रोटीन की
की भी एक लिमिट होती है शरीर में। जैसे कुछ लोग जो हैं कि अगर जिम वगैरह करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, शरीर पचा नहीं पाता है तो फिर समस्याएं होती हैं, है ना। तो ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ना लीजिए, एक लिमिट होनी चाहिए। सर्च करिएगा यूट्यूब पे कितना प्रोटीन पर डे, हमारे वजन के हिसाब से, हमारे हाइट के हिसाब से कितना हमारे शरीर को प्रोटीन मिलना चाहिए पर डे, ठीक है। तो ये है HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। तो रेनिन किस में बदलता है? दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। अमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, वसा का पाचन करके। अब लाइपेज किसका पाचन कर रहा है? वसा का पाचन कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय की रक्षा करता है। हमने जूस बताएं, 4 रस बताएं। जूस यानी रस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं। हमने पेप्सिन बताया, रेनिन बताया, अम्ल HCl बताया और म्यूकस के बारे में बताया। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। अमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो क्या करता है? वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस क्या करता है? जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय की रक्षा करता है, ठीक है। ये स्टमक की रक्षा करता है ना। नहीं तो ज़्यादा HCl हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, पेट में छेद हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब आंत की बातें करें, यहाँ आपको स्टमक की बातें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आंत की बात करेंगे। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। आंत 2 प्रकार की होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। चलिए देखते हैं। आंत, मनुष्य की आंत की लंबाई 22 फीट होती है, 22 फीट होती है। और शाकाहारी जो लोग होते हैं उनकी आंत जो होती है लंबी होती है, ज़्यादा लंबी होती है। काहे कि भोजन के लिए उसमें जगह बची रहे, ताकि साग भी खाएं, पत्ती भी खाएं तो जगह तो रहे, जाके रुके, है ना। और बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा भी खा लेते हैं, 4-5 अंडे खा लीजिए, पेट फुल हो जाएगा आपका। तो उनका जो है कि अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। मनुष्य की आंत को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि छोटी आंत है, छोटी आंत 3 भागों में बटी है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। डियोडेनम यानी ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान कायम कहलाता है। क्या कहलाता? कायम कहलाता। कब? अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है, अम्लान कहलाता है। याद रखिएगा, यह कायम ग्रहणी में पहुंचता है, जहां सबसे पहले यकृत से निकल कर पित्त रस इसमें मिलता है। पित्त रस, यकृत से, लीवर से क्या निकल रहा है? पित्त रस, बाइल जूस निकल रहा है। क्षारी प्रकृति का होने के कारण पित्त रस कायम को क्षारी बना देता है। यकृत से निकला, लीवर से बाइल जूस निकला। अब बाइल जूस कहाँ से निकला? लीवर से निकला, आगे देखेंगे, ठीक है। और कायम को क्या करता है? क्षारी बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुँचता है। डियोडेनम के बाद इसमें जेजुनम के बाद इलियम में पहुँचता है, जहां आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के पश्चात, भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत, छोटी आंत में मतलब भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में, ठीक है। उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसांकुर विली द्वारा होता है, ठीक है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जल का अवशोषण होता है। तो बिना पचा हुआ जो कायम होता है बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ पर जल का अवशोषण होता है। भोजन का पाचन पूर्णतः कहाँ हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? छोटी आंत में, ठीक है। एवं शेष कायम मल के द्वारा मलाशय में एकत्र होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर अमाशय के बारे में, जहाँ हमने पेप्सिन, रेनिन, HCl, म्यूकस के बारे में बताया। म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव कम कर देता है। हमने बताया आंत 2 होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत 22 फीट लंबी होती है और शाकाहारियों में अपेक्षाकृत लंबी होती है। छोटी आंत 3 भागों में, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम में 3 भागों में डिवाइड होती है। जब भोजन अमाशय यानी यहाँ से स्टमक से निकल के आता है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अम्लान यानी कायम कहलाता है। यहाँ से पहुँचता है तो यकृत या लीवर से बाइल जूस इसमें मिल जाता है और इसकी प्रकृति को क्षारी बना देता है। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुंच जाता है, जहां आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के
पाचन के पश्चात पूर्ण पाचन उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसांकुर विली द्वारा होता है। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है और फिर उसके बाद जो भोजन है, वेस्ट है, वो बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के द्वारा। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें आपको छोटी आंत के बारे में पता चल गई। आगे हम बाइल जूस पढ़ेंगे, पित्त रस के बारे में, अग्नाशय रस के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अमाशय रस की हम बात किए थे, यहाँ पर है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस यहाँ पर देखिए कहाँ है, अग्नाशय रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर अमाशय काम खत्म हो जाता है। तो हमने यहाँ तक आज देखा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। अभी तक अपनी बुक में यहाँ तक चीज़ें टिक कर लीजिए, आगे भी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग बिना कहे कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।